बेरोजगार अपनी काबिलियत देखकर समंदर को पसीना आएगा। सरकार किसी की भी हो साहब, पर अपना टाइम कब आएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है योगेश। आज की चर्चा का विषय है बेरोजगारी और कौशल विकास। ये चर्चा क्यों? हाल ही में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि सीएसओ द्वारा भारत में बेरोजगारी को लेकर आंकड़े जारी किए गए हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक 2017-18 के दौरान देश की बेरोजगारी की दर 6.1% रही। ये आंकड़े 2017 से जून 2018 के बीच की अवधि में श्रम बल सर्वेक्षण यानी कि पीएलएसएफ रिपोर्ट के आधार पर जारी किए गए हैं। ये रिपोर्ट बड़ी इंटरेस्टिंग है सर। ये रिपोर्ट देखने का जो लबो-लुबाव है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, हमें देखना चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक शहरों में बेरोजगारी की दर गांव की तुलना में 2.5% ज्यादा है। 7.8% शहरी युवा बेरोजगार हैं, वहीं गांव में ये आंकड़ा 5.3% है। यानी कि गांव में बेरोजगारी 5.3% ये आंकड़ा जो है बेरोजगारी की दर है। इसके अलावा ऑल इंडिया लेवल पर पुरुषों के बेरोजगारी की दर 6.2%, जबकि महिलाओं में बेरोजगारी की दर 5.7% है। ग्रामीण इलाकों में शिक्षित महिलाओं में ये दर जो है वो 9.7% थी, जो बढ़कर 17.3% पहुंच गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्रामीण इलाकों में 15 से 29 साल की उम्र के युवकों की बेरोजगारी की दर लगातार बढ़ते बढ़ते 17.4% तक पहुंच गई है। इसी उम्र में महिलाओं में बेरोजगारी की दर 4.8 से बढ़कर 13.6% तक पहुंच गई है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय वृहद आर्थिक आंकड़े जैसे कि जीडीपी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, मुद्रास्फीति से जुड़े हुए आंकड़ों को जारी करता है। वहीं दूसरी ओर एनएसएसओ स्वास्थ्य, शिक्षा, घरेलू खर्च, सामाजिक आर्थिक सूचकांकों की रिपोर्ट पेश करता है और सर्वेक्षण कराता है। ये संगठन सांख्यिकी कार्यक्रम मॉस्पी के द्वारा काम करते हैं, मॉस्पी के तहत काम करते हैं। हाल ही में मंत्रालय में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय का राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय को विलय करने का फैसला लिया गया। हम दोस्तों जानने की आवश्यकता इस बात की है कि ये बेरोजगारी का क्यों बढ़ रही है। ये बेरोजगारी की बढ़ने के कारण क्या हैं, इन पर हमें गौर करने की आवश्यकता है। आजादी के बाद भारत में 90 के दशक तक कृषि क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया। कृषि क्षेत्र पर ध्यान देने के साथ में यहाँ ये बात महत्वपूर्ण है कि देश विशाल आबादी की खाद्य जरूरत को पूरा किया जाना आवश्यक है। 1991 में उदारीकरण के बाद देश में मैन्युफैक्चरिंग और सेवा क्षेत्र ने गति पकड़ी, लेकिन सेवा क्षेत्र यानी कि सर्विस सेक्टर इतनी तेजी से गति पकड़ी जिससे लगने लगा कि देश की अर्थव्यवस्था ने कृषि से सीधे सेवा क्षेत्र में छलांग लगा दी है और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र बीच में ही छूट गया है, जबकि विनिर्माण क्षेत्र में श्रम की ज्यादा गुंजाइश होती है। अतः हमारे नीति निर्धारकों ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को गति प्रदान करने के लिए पश्चिम देशों की तरह पूंजी प्रधान उद्योगों की ओर रुख किया, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था को श्रम प्रधान उद्योगों की जरूरत है। इस प्रकार की गलत नीतियों ने बेरोजगारी की स्थिति को और भी अधिक भयावह बना दिया। इसका असर मौजूदा वक्त में अब रिफ्लेक्ट हो रहा है। भारत में बेरोजगारी बढ़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण है निवेश का कम होना। दरअसल आज भी देश में अंग्रेजों के जमाने जैसा श्रम कानून अस्तित्व में चल रहा है। बेरोजगारी की एक वजह श्रम बल यानी कि मैन पावर यानी कि श्रमिक बल में आधुनिक जरूरतों के अनुरूप कौशल विकास का न हो पाना भी है। ऑटोमेशन की वजह से रोजगार के अवसर कम हो रहे हैं। जहां कंपनियां बड़ी तेजी से सॉफ्टवेयर विकसित कर रही हैं जिसके द्वारा काम को मशीनों से निपटाया जा सकता है। ऑटोमेशन की वजह से अगले 3 साल में भारत में आईटी सेक्टर में नौकरियां 20 से 25% की कमी होने की आशंका दर्शाई गई है। कुछ विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि जीएसटी बेरोजगारी के बढ़ने का कारण रहा है। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आदि ऐसी तकनीक विकसित हुई है
जिनसे भारत में बेरोजगारी को और बढ़ाया है। यहाँ ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि उद्योग जगत में रोबोट के इस्तेमाल करने से भी 2030 तक लगभग 80 करोड़ लोग प्रभावित होने वाले हैं, जिसका असर भारत पर भी पड़ेगा। अब असर क्या है? असर को समझने के लिए हमें बेरोजगारी के प्रभावों को गौर से देखने की जरूरत पड़ रही है। बेरोजगारी भारत की अत्यंत गंभीर समस्या रही है। सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, इस पर चर्चा होती है, वोट बैंक बनता है, बट निर्णय वही नील बटे सन्नाटा। ये समस्या लगातार बढ़ रही है, कोई क्षेत्र या वर्ग इससे मुक्त नहीं है। बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्र एवं शहरी क्षेत्र दोनों में नजर आ रही है। इस प्रकार शिक्षित अशिक्षित वर्गों में के बीच देखने में लगातार मिल रही है। बेरोजगारी अनेक आर्थिक और सामाजिक दुष्परिणाम भी पैदा कर रही है, जो व्यक्ति और समाज दोनों के लिए घातक साबित हो रहे हैं। अगर हम इसे देखें तो व्यापक बेरोजगारी के हालात में राष्ट्रीय उत्पादन की मात्रा कम हो रही है, पूंजी निर्माण, व्यापार, व्यवसाय आदि पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है। शिक्षित बेरोजगारी के संबंध में अतिरिक्त बर्बादी उन संसाधनों की होती है जो कौशल और प्रशिक्षण में लगे हुए हैं। सामाजिक सुरक्षा के अभाव में बेरोजगारी व्यक्ति प्रायः चोरी, डकैती, नक्सलवाद, बेईमानी, शराबखोरी आदि बुराइयों का शिकार होता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि सरकार कुछ कर नहीं रही है, हाथ पे हाथ धर के बैठी हुई है। सरकार बहुत सारे नए-नए प्रोग्राम्स लॉन्च कर रही है, गंभीरता समझ रही है। केंद्र सरकार ने उद्योगों की मांग के अनुरूप श्रम बल को विकसित करने के लिए स्किल इंडिया प्रोग्राम की शुरुआत भी की है और कौशल विकास को इसको एक बहुत अच्छे तरीके से सामने रखा जा रहा है। लेकिन एक्चुअली इस पर प्रयास समस्या के कंपैरिजन में अभी भी अपेक्षानुरूप पूरे नहीं है। केंद्र सरकार द्वारा रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की शुरुआत की गई है ना? इसमें विनिर्माण क्षेत्र के लिए 25 लाख रुपया और सेवा क्षेत्र के 10 लाख रुपए तक के कर्ज की व्यवस्था की गई है। सरकार द्वारा कौशल विकास कार्यक्रम के तहत 2022 तक 500 मिलियन कुशल कार्मिक तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा देश में अधिक रोजगार अवसर विकसित करने के लिए स्टैंडअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया आदि प्रोग्रामों की शुरुआत की गई है, जिनकी प्रारंभिक परिणाम भी काफी उत्साहजनक रहे हैं। केंद्र सरकार ने औद्योगिक इकाइयों के विकास के लिए मेक इन इंडिया कार्यक्रम भी शुरू किया है, जिसके द्वारा व्यापार सुगमता, सरल लाइसेंसिंग, तकनीकी दिए जा रहे हैं। स्वयं का विकास करने के लिए सरकार मुद्रा योजना का भी लाभ उठा रही है। वो बात अलग है कि मुद्रा योजना की प्रारंभ करते ही उसको बंद करना पड़ा क्योंकि उसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तो लगातार इसमें सरकार लॉजिस्टिक क्षेत्र में भी काम कर रही है, श्रम सुधार में भी बहुत सारे सिंगल विंडो सिस्टम क्रिएट किए गए हैं, श्रम सुधार से रिलेटेड प्रयास किए गए हैं। इसी प्रकार दीनदयाल श्रमेव जयते कार्यक्रम भी इनिशिएट किया गया है। प्रयासों की कोई कमी नहीं है, लेकिन प्रयास वास्तविक क्षेत्र फील्ड पर पहुंचते पहुंचते ऊंट के मुंह में जीरे की तरह अभी भी आ रहे हैं, क्योंकि बेरोजगारी का सीधा संबंध कौशल विकास से है और कौशल विकास अभी भी हमारे क्षेत्र में अभी हमें नवांकुर की स्थिति में हम देख पा रहे हैं। भारत का आज 65 कार्यशील युवा, भारत में लगभग 65% जो आबादी है वो प्रोडक्टिव एज की है, इसीलिए भारत को एक युवा देश के रूप में जाना जाता है। इस जनसंख्यांकी जो डेमोग्राफिक डिविडेंड जिसको कहा जाता है, इसका इसको हमें कुशलता को डेवलप करके ही, हमारे कौशल विकास के द्वारा ही हम इसको उपयोग में ला सकते हैं, उसका लाभ उठा सकते हैं। इस प्रकार ये आबादी न केवल अपना विकास करेगी बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था में भी एक्चुअली सहयोग कर पाएगी। तो हमें कौशल विकास पर शायद अभी भी हमें और अधिक जोर देने की आवश्यकता है। 15 जुलाई 2015 को कौशल विकास और उद्यमिता विकास द्वारा स्किल इंडिया की शुरुआत की गई थी। इस मुहिम ने बहुत सारी उम्मीदें पैदा की थी, जिसका लक्ष्य देश में युवाओं में कौशल विकास का अवसर पैदा करना है। इसी के तहत स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत कुछ सफलता जरूर मिली, लेकिन आज क्या है? आज ये सारी प्रगति नाकाफी साबित हो रही है। साल 2016 से 2020 के बीच 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन इससे आधे भी युवाओं को रोजगार नसीब नहीं हो सका। आंकड़ों के अनुसार
प्रशिक्षण हासिल करने वालों में 1/3 लोगों को भी रोजगार सुनिश्चित नहीं हो पाता। तो हमें करना क्या पड़ेगा? व्यापार को बंद होने और अर्थव्यवस्था में आए बदलाव के कारण छूटने वाली नौकरी को ही बेरोजगारी का एकमात्र कारण नहीं कहा जा सकता। करना हमें जो पड़ेगा वो ये है कि बेरोजगार बेरोजगारी का एक दूसरा हिस्सा अहम कारण नौकरियों के लिए ज़रूरी कौशल की जो कमी है, उस दिशा में हमें सीरियस प्रयास करने की आवश्यकता है। कौशल विकास के क्षेत्र को हमें और खोलने की आवश्यकता है, इसमें नए डायमेंशन देने की आवश्यकता है, समय के अनुसार चलने की आवश्यकता है, नए स्किल सेट्स क्रिएट करने की आवश्यकता है, डिमांड को मैप करने की आवश्यकता है, सेवा के क्षेत्र में रोजगारों के अनेक अवसर बढ़ाए जा सकते हैं। भारत में टेक्नीशियंस, नर्स, होटल कर्मचारी विश्व को अनेक ये मांगे अनेक देशों से डिमांड्स हैं। हमें उन डिमांड्स को फुलफिल करने के बारे में सोचने की ज़रूरत है। सरकार को चाहिए कि जो श्रमिकों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के बारे में सोचे और उनके लिए स्पेसिफिकली कस्टमाइज्ड प्लानिंग करने की आवश्यकता है। हमारे देश में अभी भी हम मैन पावर प्लानिंग के महत्व को पूरी तरीके से नहीं समझे हैं। कौशल विकास में ये बहुत महत्वपूर्ण विषय बन के आएगा। मनरेगा जैसी योजनाओं को और मजबूत करने की आवश्यकता है, जिससे इस संकट को थोड़ा-सा और एड्रेस किया जा सके। भारत में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए सरकार को दूरगामी नीतियों को अपनाने की आवश्यकता है। जैसे कृषि को और फायदे का कैसे बना सकते हैं, परंपरागत कृषि से हटकर मॉडर्नाइज्ड एग्रीकल्चर में कैसे जा सकते हैं, सब्जी, फल, अनाज उत्पादन का प्रशिक्षण बड़े पैमाने पर करने की आवश्यकता है। मध्य एशिया, पश्चिम एशिया से लेकर अफ्रीका तक भारत के कुशल श्रमिकों की डिमांड बढ़ सकती है। अभी ये रोजगार व्यक्तिगत स्तर पर प्राप्त किया जा रहा है, जबकि चीन से हमें बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। चीन जैसे देश में सरकार ने की सहायता से अनेक लोग अफ्रीका से लेकर एशिया में रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। चीन ने ऐसे 65 देशों की पहचान कर रखी है, जहां चीनी निवेश के बहाने चीनी लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है। भारत को भी ऐसी ही दीर्घकालिक लॉन्ग टर्म पॉलिसी अपनाने की जरूरत है। मुख्य बात यह है, अगर हम डेमोग्राफिक डिविडेंड का वास्तव में उपयोग करना चाहते हैं, तो हमें समय के अनुकूल नीतियों को अपनानी पड़ेगी। हमें अपने लॉन्ग टर्म प्लान, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव प्लान, मिड टर्म प्लान और एक रोबस्ट रणनीति का निर्माण करना होगा, जो कि अभी वर्तमान में मिसिंग दिखाई देती है। साथियों, इस वीडियो को देखने के बाद यदि आपको इसका कंटेंट पसंद आता है, कृपया करके लाइक करें और इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप जब भी कभी दोबारा इससे रिलेटेड विकास विषयों से रिलेटेड किसी बिंदु पर मेरा नया वीडियो आता है, तो आप उस तक पहुंच सकें। धन्यवाद।